हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चल सकते हैं जी सर। नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। यस सर। इसे हम लोग कहते हैं ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ICDS सर, हर जगह स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस। और अब ये फिर टैक्स में भी स्टैंडर्ड, हर जगह एक स्टैंडर्ड। इवन कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टैंडर्ड भी आ चुके हैं। मींस हर जगह स्टैंडर्ड। हाँ, अब जो भी काम होता है हमें कुछ मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। इन द सेम वे हेयर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आपके ऊपर अब एक सिस्टम, मींस आज का नहीं है तो पुराना ही, लेकिन हाँ, अब आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं केवल दो हेड्स को लेकर के। पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज। पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पीजीबीपी और अदर सोर्सेज के लिए है, और उन्हीं एसएससीज के लिए है जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ये केवल उन्हीं एसएससीज के ऊपर कंपलसरी एप्लीकेबल होता है जो मर्केंटाइल सिस्टम को अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपको 50 बार बोला होगा टैक्सेशन पढ़ाते पढ़ाते बीच में, कि इनकम टैक्स हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं कि हम टैक्सेबल इनकम और टैक्स का कैलकुलेशन सही सही कर पाएं और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएं। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस इनकम टैक्स एक्ट। इसका ये कतई पर्पस नहीं है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इस एक्ट के हिसाब से बनाएं। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग बुक को मेंटेन करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, ताकि हम टैक्सेबल इनकम और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर सकें। तो हमारा टैक्सेशन का पर्पस ये नहीं होता कि आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। पहली चीज तो बिल्कुल याद रखिए, और इन्होंने इस चीज को क्लियर भी किया है कि आईसीडीएस का पर्पस ये नहीं कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करें। और दूसरा, ये उन्हीं एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो करते हैं, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जिनकी इनकम्स होती हैं। कहता है ये उन सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती अंडर सेक्शन 44AB। दैट्स इट। तो इतनी ही पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट करने हैं कि आईसीडीएस का सिस्टम क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड कौन से हैं, ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं। ये आईसीडीएस नंबर 1-2 रोमन लैंग्वेज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये अगर देखा जाए तो रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैचअप करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सामने मैंने दे रखा है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से मैच करता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी जो हम लोगों ने AS2 पढ़ रखा है, यहाँ पर भी ICDS 2 है। आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, यहाँ पर ICDS 3 है। ठीक है ना? ये रेस्पेक्टिव साथ साथ हमने दिया हुआ है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बने हुए हैं। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये आईसीडीएस आपके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन वहां पर आपका था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, और यहाँ पर है आपका 4। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वहाँ है 10, यहाँ है 5, जस्ट हाफ में आ गया। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज तो 11 है, यहाँ पर 6 है। गवर्नमेंट ग्रांट वहाँ 12 है, और यहाँ 7 है। 8 आपका सिक्योरिटीज वहाँ 13 है, बोरोइंग कॉस्ट वहाँ पर 16 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ 9 है, और लास्ट प्रोविजन वहाँ 29 है, और यहाँ पर 10 है। तो फिलहाल जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी दिमाग में। अभी इसको रटने का कोई पर्पस नहीं है, यहाँ पर मुझे समझाना था कि ये ICDS हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करनी है। कोई लेंदी नहीं है, छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं ये, जो हम हर एक मीन्स एक साथ तो सारे कवर नहीं करेंगे, आपको ये सारे धीरे धीरे पार्ट पार्ट में मिलेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट ICDS 1। लेकिन उसके पहले ये इंपॉर्टेंट नोट, क्या है ये इंपॉर्टेंट नोट? द स्टैंडर्ड्स, मैंने कहा ना बुक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका पर्पस केवल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, सर कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, जरा इधर देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना सामने, ये सामने कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा होगा सर, ये वाला ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है और ये ICDS 2 है। चलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा मैं नंबरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोविजंस की बात करता हूं। मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कुछ और कहता है, किनारे करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलने दो।
इनकम टैक्स एक्ट कुछ और बोलता है और आईसीडीएस कुछ और बोलता है। सर है तो ये इनकम टैक्स का पार्ट, हाँ एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कहता है ये फॉलो करो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये फॉलो करो। तब कहां जाएंगे? तो कहा गया इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट between the provisions of income tax act and ICDS the provision of this act shall prevail। ICDS आपको स्टैंडर्ड बताया गया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टैक्स के बाहर नहीं जा सकता और इनकम टैक्स एक्ट के तो बाहर कतई नहीं जा सकता। तो अगर इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द इनकम टैक्स एक्ट एंड योर ICDS देन फॉलो इनकम टैक्स एक्ट। ओके, गॉट इट? यस सर, मिल गया, पता चल गया। आगे चलते हैं। क्या है ये ICDS 1? इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो लास्ट में हर चीज के लास्ट में आपका ये डिस्क्लोजर वर्ड आएगा ही आएगा। तो इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में है, जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। जैसा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी कहता था कि जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं ना, वो वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं ना, वी हैव टू सेट आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, और यू कैन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमें सेट करना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए WDV सिस्टम यूज किया हुआ है, देन वी हैव टू फॉलो द WDV। अगर मैंने SLM यूज किया हुआ है किसी एसेट पर, तो SLM लगेगा। केवल इस साल नहीं लगेगा, अगले साल भी लगेगा। याद आया? याद आया होगा। अकाउंट्स को मैं क्या कोरिलेट कर रहा हूं यहां पर, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग ओवर हियर। ये मैचअप कर रहा है, हम केवल उसका रेफरेंस दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग पर कम बोझ पड़े, आपको ये ना लगे कि वी आर जस्ट गोइंग टू डू समथिंग न्यू। जहां जहां कोई नई चीज आएगी आई विल डिस्क्राइब दैट। तो कहता है कि ये अकाउंटिंग ICDS 1 इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 1 अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करता है, और ICDS डील विद द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस ICDS डील्स विद द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मींस आपके बिजनेस का जो अकाउंट्स होता है या सिस्टम होता है आपके काम करने का, दैट मस्ट बी सर्टेन। ऐसा नहीं जब मन में आया, WDV जब मन में आया, SLM जब मन में आया, सिंकिंग फंड जब मन में आया, एन्युटी मेथड, नॉट एट ऑल। जस्ट लाइक अकाउंटिंग वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग ओवर हियर। क्या कहता है कि आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी मींस आपको सिलेक्शन करना है उन मेथड्स का जिनको आप अप्लाई करेंगे अपनी अकाउंटिंग करते समय। ठीक, अच्छा, क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? इसके पीछे जब हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे ये 3 प्रिंसिपल्स काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस: गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि while preparing your financial statement, try to keep this thing in your mind that your business will run for forever. Your business will run for forever while passing the journal entry, or while passing the transaction in your books of account. Then at that time you are needed to think that your business won't shut down in near future. आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। दिस इज योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, according to that consistency assumption, you are needed to fix your accounting policy. You have to opt the method to apply those principles. Clear? पहला है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और अकाउंट्स में ये सारी चीजें आपने आराम से देखी होंगी। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहते हैं सर हम लोग को तो ये सब तैयार है। ठीक है, तैयार होगा, आई नो वेरी वेल। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स if you are just following WDV method in this year, try to follow the same method in the next year. You are not freely allowed to change it over and over again. आपके पास ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं आपको दी गई है कि जब चाहे WDV, जब चाहे SLM ना बना। Once you opt any accounting method, try to stick with that method not only in the current year but in the next year or in the subsequent year too. Last is, पहला मैंने बताया फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा बताया कंसिस्टेंसी, एंड द थर्ड वन इज एक्रूवल। और एक्रूवल के लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था, जहां जहां मर्केंटाइल सिस्टम एप्लीकेबल होगा ये एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर मैं नहीं भी बोलूं तो ये प्रिंसिपल अपने आप आ गया। अच्छा, एक और आपने मेथड सुना होगा, मैटेरियलिटी कंसेप्ट, सारभूत की अवधारणा।
ठीक है, materiality concept applying in the case of the accounting, but here each and everything is material. ये क्योंकि the basic concept of materiality for the selection of accounting policies is omitted as it is not recognized by the income tax law for the purpose of computation of taxable income. इनकम टैक्स ने कहीं भी इस चीज को मान्यता दी ही नहीं है, इसको जानबूझकर हटाया गया है। अच्छा जी, कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन, क्या क्या चीजें आप दिमाग में रखेंगे जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स को सेलेक्ट करेंगे, तो कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखेंगे? नंबर 1 कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को हमें ध्यान में रखना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैंने अभी तक यही तो बताया कि कोई भी एसएससी है जो आईसीडीएस उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिनकी इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ दो, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, बाकी सबके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल होगा। मर्केंटाइल सिस्टम जो फॉलो करता होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यही तो बताया। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट फिर से मेंटेन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन लॉ, ना, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ जाएंगे। और जहाँ तक कन्फ्लिक्ट की बात है, तो अगर आईसीडीएस और इनकम टैक्स एक्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल करेगा, ना कि आईसीडीएस। अच्छा, आईसीडीएस 1 जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करता है। अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स पॉलिसी मीन्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जब अकाउंटिंग पॉलिसी की बात आती है तो तुरंत इसको हम लोग ऐड कर देते हैं या इसको ज्वाइंट कर देते हैं इसके वर्ड के साथ, वो स्पेसिफिक वर्ड क्या है, चलो सिनोनिम समझ लो। तो हम लोग जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी का दिमाग में नाम आता है, तुरंत उसके मेथड्स की बात होने लगती है। मेथड्स अप्लाइंग फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने अपने बिजनेस में यूज किए हैं। इज इट क्लियर? तो अब अकाउंटिंग मेथड्स कैसे होते हैं सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग मेथड्स को बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो अब खत्म हो चुका है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताता था, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ अब ज्वाइंट हो चुका है। तो इसी तरह से अलग अलग, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के लिए, जो मेथड आप यूज करेंगे। नाउ वंस यू ऑप्ट एनी मेथड, यू आर नीडेड टू स्टिक विद द सेम मेथड इन द नेक्स्ट ईयर्स टू। ये हम लोगों ने देखा था, हाँ या ना। चेंज अगर आप करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, देन यू आर नीडेड टू डिस्क्लोज इट। आपको उसके रीजंस बताने पड़ेंगे, आप कौन कौन सी मेथड चुन रहे हैं उनको आपको देना पड़ेगा, और अगर कोई चेंजेस आया है, आपने कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन किया है, यू आर नीडेड टू डिस्क्लोज इट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर कोई डेविएशन या कोई चेंजेस आया है तो उसका इम्पैक्ट को आपको बताना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट या लॉस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। जो 2 चीजें याद रखनी है जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं, पहला सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। कौन सा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है, मान लो मेरे घर में कोई मेहमान आया, मैं उसको घुमाने ले गया, अब उससे बिजनेस डीलिंग होने लगी, मैंने उसको खाना खिलाया, बिजनेस डीलिंग होते होते डीलिंग फाइनल भी हो गई खाना खिलाते खिलाते। अब ये बताओ, होटल में खाना खाया, पैसा खर्च हुआ, ना दिस इज द बिजनेस एक्सपेंडिचर और योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये हमें तय करना पड़ेगा। अब ऐसे तो कोई भी मेहमान आएगा, गेस्ट आएगा, हम उसको घुमाने ले जाएंगे, बिजनेस की बात करेंगे, डील हो ना हो हम कहेंगे ये बिजनेस से रिलेटेड है। आप प्रूफ नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, बिजनेस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हमें सब्सटेंस को देखना है, फॉर्म को नहीं देखना। अब वो खाना खाना है, जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है या हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस है तो पर्सनल नेचर की, मैंने उसको बिजनेस में दिखा दिया, है तो वो पर्सनल नेचर का, मैंने उसको बिजनेस में दिखा दिया। जो कार का खर्चा हुआ, होटल का खर्चा, वो मैंने बिजनेस में एक्सपेंडिचर की तरह दिखा दिया। कि गेस्ट आए थे, गेस्ट बिजनेस डीलिंग होनी थी, मीटिंग हुई, मीटिंग कैंसिल हो गई, चले गए, खर्चा हो गया, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, लाओ खर्चे को रिकॉर्ड कर लो, आपकी इनकम कम हो जाएगी। द मेन थिंग इज सब्सटेंस एंड नॉट द फॉर्म। जो भी चीजें आपने रिकॉर्ड की हैं डजंट मीन एट ऑल कि वो आपका कंक्लूसिव डिसीजन देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। और दूसरा कि अगर आपका कोई मार्क टू मार्केट लॉस होता है, सर ये क्या होता है, आप जब इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, जब अकाउंटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़, यहाँ जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पर आपको ये हर जगह दिखेगा मार्क टू मार्केट लॉस, जो डेली अप एंड डाउन होते हैं ना वैल्यूज़ में, डेली अप एंड डाउन, आज सुबह 10 रुपये, शाम को बंद होते समय 15 रुपये, तो जो वैल्यूज़ में अप एंड डाउन होता है, मार्क टू मार्केट लॉस कहा जाता है। As an expected loss unless these are not recognized by the other ICDS।
तो हम लोग इस ICDS में कहीं पर भी मार्क टू मार्केट लॉस को रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं करेंगे जब तक कि वो स्पेसिफिकली कहीं पर बोला ना हो। तो जब भी हम कोई पॉलिसी यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो दो चीज़ें याद रखेंगे। जब भी हम कोई पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करेंगे तो दो चीज़ें याद रखेंगे। जब भी किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करेंगे तो दो चीज़ें याद रखेंगे। एक तो ये मार्क टू मार्केट लॉस को किनारे करो जब तक कोई स्पेसिफिक ICDS ना बोले, और दूसरा ये कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखना है, ना कि फॉर्म को। हमें फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें सब्सटेंस से मतलब है, एग्जिस्ट से मतलब है, एसेंस से मतलब है, क्या होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका खत्म। सर इतना ही था? हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। तो बस अकाउंटिंग ICDS 1 क्लियरली केवल इतना कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना है आपको। अकाउंटिंग पॉलिसी यानी मेथड्स ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, ये वर्ड लिखा है मैंने, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तीन तरह के अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल मटेरियलिटी को यहाँ पर इनकम टैक्स ने तवज्जो नहीं दी है। कंसिडरेशन मैंने दो बताया, मार्क टू मार्केट लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे, एज वेल एज लीगल सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखा जाएगा। डिस्क्लोजर हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि कौन सी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया है। एक चीज और शायद छूट रही, एक सेंटेंस हमने शायद नहीं पढ़ा, एक सेंटेंस हमने शायद कहीं स्किप किया है, नहीं किया। यस जब आप कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो ये याद रखेंगे कि जब भी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये याद रखेंगे कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस शो होना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए, स्टेट ऑफ द अफेयर का, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर। और ये बात आपको ऑडिटिंग में अच्छी तरह समझाई भी गई है। आप CA इंटर, CA IPCC, CA फाइनल, कहीं पर भी, CMA इंटर, कहीं पर भी आपने ऑडिटिंग अगर पढ़ रखा है तो आपको वहां पर ट्रू एंड फेयर का मतलब बताया गया होगा। ट्रू का मतलब क्या होता है, करेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब क्या होता है। तो हम लोग ऑडिटिंग वगैरह में ट्रू एंड फेयर व्यू पढ़ते हैं, ना कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू। इज इट क्लियर? और ट्रू एंड फेयर की जब बात आती है तो ये अपने आप बताता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये अपने आप बता देता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि करेक्ट होने से मतलब नहीं है, फेयर होने से मतलब है। करेक्ट तो होना ही होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रू फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, ये आपका ICDS खत्म। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके साथ मिलेंगे तो ICDS 2 को लेकर के आएंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।